हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि एवं उनके प्रकारों के बारे में, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। संधि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम लोग इन्हीं संधि को एक बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और सीखेंगे। संधि का पूरा निचोड़ इस एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग संधि को बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं संधि की परिभाषा, यानी कि संधि किसे कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दोस्तों, संधि का जो परिभाषा है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। देखा जाए जैसे हिमालय अगर बात किया जाए तो हिमालय में जो संधि है, ठीक है, वो दीर्घ संधि है, मगर इनको पहले समझ लेते हैं। ये निकटवर्ती वर्ण हैं। यहाँ पे हिमालय में दोस्तों देखा जाए तो हिमालय में जो है दोस्तों, यहाँ पे मैं में ए छिपा हुआ है, ठीक, और ये ए और यहाँ पे बड़ा आ, ये दोनों निकटवर्ती वर्ण हैं। और दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से ही संधि का निर्माण होता है। दोस्तों, बता दें आपको कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो जो होता है मेल है, यानी कि दो निकटवर्ती वर्णों का मेल कह सकते हैं आप, सुलह भी कह सकते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों का मेल, सुलह, समझौता और योग होता है। यानी कि अगर देखा जाए जो संधि होते हैं, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मेल होता है, सुलह होता है, समझौता होता है और योग होता है। और संधि का संधि विच्छेद अगर देखा जाए तो संधि दो वर्णों से मिलकर बना है। संधि दो वर्णों से मिलकर बना है। सम प्लस धी से मिलकर बना होता है, जिसे हम संधि कहते हैं। ये जो दोस्तों मैं है, ये जो बदल जाता है अनुस्वार में, इस तरह से संधि का निर्माण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों संधि के भेद। दोस्तों, हम आपको बता दें संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि होते हैं। हम इन तीनों को आज समाप्त कर लेंगे। इसके बाद संधि में आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। तो बात करते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, इनको हम जानेंगे। स्वर संधि जहाँ 11 स्वर में से किन्हीं दो स्वर का मेल हो, उसे स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों को पता होगा कि हिंदी में जो होते हैं 11 स्वर होते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, अगर आप नहीं देखें तो जा कर के देख लीजिए। मैंने बताया कि स्वर की संख्या 11 होती है और उसमें जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो 33 होते हैं, और कुल वर्ण जो होता है, यानी कि वर्णमाला जिसे आप लोग कहते हैं, टोटल 52 होता है। तो स्वर जो होते हैं 11 होते हैं, व्यंजन 33 होता है। वर्णों को मिला के देखा जाए टोटल जो वर्ण होंगे वो 52 होते हैं। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, तो हमने बताया आपको कि जहाँ 11 स्वर में से किन्हीं दो स्वर का मेल हो तो उन्हें स्वर संधि कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्वर संधि के भेद के। स्वर संधि के भेद क्या होते हैं, इनको हम जानेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। हम लोग एक एक करके आज समाप्त करेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिनमें से नंबर 1 आज हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं दोस्तों, आज हम इनको समझेंगे। दीर्घ संधि क्या होता है, तो जहाँ एक जैसा वर्ण का मेल हो, एक जैसे वर्णों का मेल हो दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों होता है दीर्घ संधि होती है दोस्तों। जहाँ पे एक जैसे वर्णों का मेल होता है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, दीर्घ संधि होती है। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ कि दीर्घ संधि जहाँ एक जैसे वर्ड, जैसे समझ सकते हैं जैसे वर्ड होते क्या हैं। जैसे अगर हमने ले लिया हिमालय ले लिया दोस्तों, हिम प्लस आलय, इसको करेंगे इसका संधि विच्छेद, तो हिम प्लस आलय बराबर हो जाएगा दोस्तों हिमालय होगा। तो यहाँ पे जो मैं वर्ड है, तो मैं वर्ड में देखेंगे दोस्तों, तो मैं वर्ड भी दो वर्डों से मिलकर बनता है। आधा मैं होता है और ए होता है दोस्तों। और आलय में देखिए दोस्तों, आलय में आ है, बड़ा आ है,
तो ये दोनों क्या हैं, ये एक जैसे वर्ण हैं। तो एक जैसे वर्णों का मेल जब होता है तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। यानी कि एक जैसे वर्ण का मेल होगा तो वहाँ पे दीर्घ संधि, यानी कि मैं में जो है तो ए होता है और प्लस यहाँ पे बड़ा आ, यानी कि कुल मिला करके दोस्तों देखा जाए तो एक जैसे वर्ड आ रहे हैं, यानी कि स्वर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो होते हैं दीर्घ संधि होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दीर्घ संधि। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया विद्यालय। विद्यालय में अगर देखा जाए दोस्तों, विद्यालय में देखा जाए तो विद्यालय जो होता है, विद्यालय तो विद्याधन आलय बनेगा दोस्तों, विद्याधन आलय बनेगा। विद्याधन आलय बराबर विद्यालय होता है। तो जिसमें यहाँ पे जो छिपेगा दोस्तों, वो छिपा हुआ वर्ड क्या है, अ है। यहाँ पे भी क्या है, आ है। तो इस तरह से क्या होंगे, एक जैसे वर्ड होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, दीर्घ संधि कहलाएंगे। ठीक है, जैसे हिमालय हो गया दोस्तों, हिमालय में क्या होगा, हिमालय। हिमालय में देखा जाए जो वर्ड होंगे, हिम प्लस आला होगा। तो यहाँ पे इसका अलग जब करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ए आएगा और प्लस आ आएगा। तो इस तरह से एक जैसे वर्ड मिलेंगे हिमालय। उसी तरह से दोस्तों हम देखेंगे कि इसमें जो वर्ड है महेंद्र, महेंद्र जो वर्ड है तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करें महेंद्र का तो बनेगा मही प्लस इंद्र होता है दोस्तों। मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र होता है, जहाँ यहाँ पे बड़ी ई होता है दोस्तों, बड़ी ई, और यहाँ पे छोटी ई, दोनों मिला करके बड़ी ई का निर्माण करते हैं, यानी कि एक जैसे वर्ड हैं। तो दोस्तों इसलिए ये जो क्या कहलाएंगे, दीर्घ संधि होंगे। उसी तरह से दोस्तों हम देख लेते हैं हरीश वर्ड लिया गया है। तो हरीश वर्ड का अगर संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो बनेगा हरी प्लस ईस बनेगा दोस्तों। हरी प्लस ईस बराबर होगा हरीश। तो हरीश में यहाँ पे बड़ी ई आएगा दोस्तों, यहाँ पे भी बड़ी ई आएगा। तो इस तरह से एक जैसे वर्डों का मेल होगा। तो इस प्रकार से इन्हें हम दीर्घ संधि कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और संधि को समझ लेते हैं अच्छे से। तो आगे हम लोग देखते हैं जो संधि है वो है गुण संधि। तो गुण संधि किसे कहते हैं इनको हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा मैं ऐसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो गुण संधि क्या होता है, तो गुण संधि को जानिए। जहाँ शब्दों के बीचों बीच एक मात्रा ए और ओ का हो तो वहाँ पे गुण संधि होती है। जैसे रमेश, सुरेश, नरेश, गणेश, महेश। तो ऐसे वर्डों में जो संधि होता है दोस्तों वो क्या होता है, ठीक है, गुण संधि होता है। अगर इनको अलग करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो इनको अगर अलग करेंगे तो यहाँ पे जो मिलेंगे देखने को, रमाधन, रमाधन ईश होगा, रमाधन ईश होगा। तो यहाँ पे क्या दोस्तों क्या कह रहा है, जहाँ शब्दों के बीचों बीच एक ही मात्रा हो, एक ही मात्रा या एवं ओ की मात्रा हो तो उन्हें क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। बीचों बीच एक मात्रा होना ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मिलेगा ए मिलेगा दोस्तों, और यहाँ पे बड़ी ई मिलेगा दोस्तों। तो ए और ई मिलके बनेगा दोस्तों ए बनेगा। तो उसमें एक मात्रा ए का जो मात्रा होता है दोस्तों ये होता है। तो इस तरह से जो वर्ड का निर्माण होगा दोस्तों वो होगा रमेश होगा। उसी तरह से सुरेश है तो बनेगा सुर प्लस ईस, क्या बनेगा, सुर प्लस ई, छोटा हुआ आएगा दोस्तों, और बड़ी ई आएगी, छोटा हुआ बड़ी ई मिलके बनेगा ए, तो भी क्या बनाएगा, सुरेश वर्ड। उसी तरह से नरेश वर्ड है दोस्तों, नरेश, नरेश वर्ड लिया गया, गणेश लिया गया, महेश लिया गया। ये सब दोस्तों गुण संधि के उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं वृद्ध संधि। वृद्ध संधि क्या होती है दोस्तों, वृद्ध संधि के बारे में हम लोग जानेंगे। जहाँ शब्दों के बीचों बीच दो मात्रा ए और औ के हों तो वहाँ पे वृद्ध संधि होते हैं। जैसे आसान ट्रिक में अगर कहा जाए, देखा जाए कि शब्दों के बीचों बीच दो मात्रा, अगर शब्दों के बीच बीच दो मात्रा आ गए दोस्तों तो समझ जाइएगा कि वो वृद्ध संधि ही है। और शब्दों के बीच अगर एक मात्रा आ जाए, जैसे अगर हम देख लें दोस्तों राकेश लिखा हुआ है, एक मात्रा हुआ,
तो यहाँ पे देख सकते हैं एक मात्रा वाले क्या कराएंगे, गुण संधि। और दो मात्रा वाले जैसे सदैव, देखिए दोस्तों बीचों बीच दो मात्रा आ जाए, सदैव। दो मात्रा वाले वर्ड जो होंगे दोस्तों वो होंगे वृद्ध संधि के, और एक मात्रा वाले जो होंगे वर्ड होंगे गुण संधि के। ठीक है दोस्तों, समझ लेते हैं। जो वृद्ध संधि है उसमें दो मात्रा बीचों बीच आएंगी, जैसे सदैव, तथ्यों, एक एक, महौषधि। यहाँ भी देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा था जहाँ शब्दों के बीचों बीच दो मात्रा ए और औ के आए हैं, तो यहाँ पे देखिए औ का मात्रा आया हुआ है, औ के मात्रा आया हुआ है। इस तरह से यहाँ पे बीचों बीच औ की मात्रा, ए की मात्रा आएंगे, जैसे महौषधि। तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों बनेगा महा प्लस औषधि, औषधि बनेगा दोस्तों, महा प्लस औषधि। इस तरह से महौषधि का निर्माण होगा। ये भी जो संधि होगा वो कौन सा होगा, वृद्ध संधि होगा। वनौषधि तो वन प्लस औषधि, वनौषधि। महोज, महाधन, ओज, महोज होगा। तो इस तरह से अगर शब्दों के बीचों बीच दो मात्रा आते हैं, अगर शब्दों के बीचों बीच दो मात्रा आते हैं तो समझ जाएगा कि वो वृद्ध संधि होगी। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए। जब शब्दों के बीचों बीच एक मात्रा है तो गुण संधि, अगर एक मात्रा आ रहा है तो गुण संधि, अगर दो मात्रा आ रहे हैं या इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे, वो वृद्ध संधि कहलाएंगे। जैसे दोस्तों समझ सकते हैं आप, यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो एक एक वर्ड लिया हुआ है, इसमें देखिए बीचों बीच शब्दों के, सॉरी मैं इसे जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे दोस्तों समझ सकते हैं शब्दों के बीचों बीच दो मात्रा, 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 यानी कि सब जितने भी शब्द आएंगे अगर शब्दों के बीचों बीच दो मात्राएं हैं तो समझ जाएगा कि वो वृद्ध संधि है। और शब्दों के बीचों बीच अगर एक मात्रा आ जाए तो गुण संधि होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इन वर्डों को। आगे ये आता है यड़ संधि। दोस्तों यड़ संधि किसे कहते हैं दोस्तों, हम लोग समझेंगे अच्छे से। अभी हमने गुण संधि और वृद्ध संधि समझा, जहाँ पे शब्दों के बीच बीच एक मात्रा हो गुण संधि, जहाँ शब्दों के बीच बीच दो मात्रा वहाँ वृद्ध संधि। अब हम लोग समझेंगे यड़ संधि। दोस्तों यड़ संधि क्या होता है दोस्तों, जहाँ शब्दों के बीचों बीच य रे व वर्ड आए और उनसे पहले आधा वर्ड आए तो 100% दोस्तों क्या होगा, वो 100% दोस्तों जो वर्ड होगा वो यड़ संधि का होगा। जैसे दोस्तों कोई भी वर्ड आप ले लीजिए, अगर बीच में यह आया हुआ है, र आया हुआ है, व आया हुआ है और इनसे पहले कोई भी वर्ड आधा है, कोई भी वर्ड आधा है, तो 100% जो वर्ड होगा वो दोस्तों वो यड़ संधि का होगा। जैसे दोस्तों हम समझ सकते हैं, जैसे देखा जाए यहाँ पे जो वर्ड लिया गया है पहला वो लिया गया है न्यून, तो यहाँ पे देखिए बीच में जो वर्ड आया है यह आया और यह से पहले आधा न आया, तो इस वजह से ये जो संधि होगा वो यड़ संधि का है। प्रत्येक दोस्तों देख सकते हैं बीच में यह आया है, यह से पहले आधा त आया है, तो ये यड़ संधि है। अध्यादेश, अध्यादेश में यह आया, उसे बीच में ध आया आधा, तो इस तरह से ये भी जो वर्ड होंगे प्रत्येक होगा। मात्राज्ञा में दोस्तों समझ सकते हैं, इसमें देखते हैं मात्राज्ञा में अगर देखा जाए दोस्तों तो बनेगा मात्र प्लस आज्ञा, आज्ञा होता है। अब इसमें देखते हैं दोस्तों कि इसमें जो है बीच में कैसे आधा वर्ड आया, तो आपको हम पहले बता चुके हैं। जो त्रय वर्ड होता है दोस्तों, त्रय वर्ड दो वर्डों से मिलकर बना होता है, जो आधा तय होता है और र होता है, तो र से पहले आधा त आया तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। उसी तरह से होता है दोस्तों, उसी तरह से होता है पित्रादेश है दोस्तों। क्या होता है, पित्रादेश होता है। तो पित्रादेश जो होता है वर्ड, इसमें भी यड़ संधि है दोस्तों। कैसे, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें बनेगा पितृ प्लस आदेश,
पितृ प्लस आदेश दोस्तों, तो यहाँ पे जो देखा जाए, जो यहाँ पे पितृ प्लस आदेश है, पितृ प्लस आदेश में यहाँ पे जो दिया हुआ है त्रय, पितृ प्लस आदेश में, तो यहाँ है जो दोस्तों त्रय, जो त्रय वर्ड है दोस्तों, इन त्रय वर्ड, इस त्रय वर्ड जो दिया हुआ है, ये त्रय वर्ड बनता है आधा तय प्लस रै से बनता है, जो रै से पहले आधा वर्ड है, इसलिए ये जो पित्रा देश है ये भी क्या हो जाएगा, यड़ संधि होगा। उसके बाद दोस्तों आयादी संधि की बात करते हैं। आयादी संधि क्या होता है दोस्तों, इनको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। आयादी संधि दोस्तों, जहाँ पे शब्दों के बीचों बीच ये व वर्ण हो तथा इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन हो, या प्रारंभ में ऐ, आय, औ, आओ हो, तो आयादी संधि के होते हैं। इनको समझ सकते हैं। तो आयादी संधि में जैसे दोस्तों अगर समझा जाए तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जो आयात संधि है इसको हम समझा देते हैं आपको। आयात संधि, आयात संधि क्या होता है दोस्तों, शब्दों के बीचों बीच यहाँ पे आपसे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे जो शब्दों के बीचों बीच या आए या वह आए और इनसे पहले पूर्ण व्यंजन, आधा व्यंजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आधा व्यंजन हो गया दोस्तों तो क्या कहलाएगा दोस्तों, यड़ संधि होगा। अगर आधा व्यंजन होगा दोस्तों तो क्या कहलाएगा, यड़ संधि। देख लीजिए यड़ संधि में प्रत्येक जो है दोस्तों वो आधा वर्ड होता है बीच में, यह वह रै से पहले आधा वर्ड, ये कहलाते हैं यड़ संधि दोस्तों। आयादी संधि में दोस्तों अगर देखा जाए तो आयादी जो संधि होते हैं, आयादी संधि में यह वह होता है, मगर यह वह से पहले जो वर्ड होंगे दोस्तों, यह वह से पहले जो वर्ड होंगे वो पूरी तरह से पूर्ण वर्ड होंगे, वो आधा नहीं रहेगा। जैसे अगर देखा जाए तो नयन वर्ड लिया गया है, तो नयन में देखा जाए तो नयन में देखिए, अगर इसको नयन को अगर संधि विच्छेद किया जाए तो यहाँ न से पहले ए आया हुआ है, यानी कि ए प्लस ए है, यानी ए है। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रारंभ में आए या आओ यानी कि नायक में देखेंगे दोस्तों तो आय आएगा। उसके बाद गायक में दोस्तों देखें तो वही आएगा, आय आएगा। पवन में देखेंगे दोस्तों तो आओ आएगा, और पावक में दोस्तों देखेंगे तो आओ आएगा। ये प्रारंभ में अगर आए, आओ अगर आ जाएं तभी वो आयादी संधि होते हैं। और आयादी संधि की जो सबसे बड़ी पहचान होती है दोस्तों, इसमें 3 वर्ड ही होते हैं, 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं होते हैं। आयादी संधि हमेशा 3 वर्ड ही होते हैं, और 3 वर्डों के बीच में हमेशा जो होता है यह होता है और वह होता है। इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है, शब्दों के बीच में 2 वर्ड या वह आएंगे, और इनसे पहले पूर्ण व्यंजन आएगा, आधा व्यंजन नहीं आएगा दोस्तों, इनसे पहले पूर्ण व्यंजन आएगा। इनकी सबसे बड़ी पहचान, वो आयादी संधि 100% होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे विसर्ग। विसर्ग संधि क्या होता है दोस्तों, इनको समझिए, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं इसको। विसर्ग संधि, जहाँ विसर्ग का वर्ड में और वर्ड का विसर्ग में परिवर्तन हो तो वहाँ क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है दोस्तों। ये क्या होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम लोग। जहाँ विसर्ग का वर्ड में और वर्ड का विसर्ग में परिवर्तन होता है, तो विसर्ग आपको पता होगा कि यहाँ विसर्ग जो होता है लास्ट में लगाए जाते हैं, वर्ड के अंत में लगता है, और इन्हीं विसर्ग का हम क्या करेंगे, वर्ड में परिवर्तन करेंगे, और इन वर्ड का फिर विसर्ग में परिवर्तन करेंगे। तो जहाँ वर्ड का विसर्ग में और विसर्ग का वर्ड में परिवर्तन होता है दोस्तों, तो वहाँ पे कहलाता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। चलिए समझ लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो वर्ड लिया गया है और निर्धन लिया गया है, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा दोस्तों निर प्लस धन, जो अभी सही नहीं है,
ये सही तब होगा दोस्तों जब ये रै जो वर्ड है ये विसर्ग में परिवर्तित होगा। जैसे दोस्तों ये हो जाएगा नी प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों धन। अब जो दोस्तों सही हुआ इसका संधि विशेष निर्धन, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों विसर्ग संधि। अब यहाँ पे जो रै है दोस्तों आधा रै ये किस में परिवर्तित हो गया, वर्ड आधा वर्ड ये किस में परिवर्तित हो गया, विसर्ग में परिवर्तित हो गया दोस्तों, विसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो यही बताया जा रहा है इसमें कि जब कोई विसर्ग वर्ण में परिवर्तित हो या वर्ण विसर्ग में परिवर्तित हो तो क्या कहलाएगा विसर्ग संधि होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने बता दिया निर्धन का करेंगे नी प्लस धन। और निराशा का दोस्तों देख लीजिए, तो निराशा का देखेंगे ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। तो निराशा में देखेंगे निर प्लस क्या देखेंगे दोस्तों ये आधा रहेगा प्लस आशा। निराशा में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो इसका संधि विच्छेद करेंगे सही जो होगा वो होगा दोस्तों नी है प्लस यहाँ विसर्ग आ जाएगा, ये दो विसर्ग हो जाएंगे नी प्लस आशा। तो यहाँ पे जो रै वर्ड है दोस्तों वो हो गया विसर्ग में परिवर्तित, बनेगा नी प्लस आशा। उसी तरह से दोस्तों हम समझ सकते हैं अगला जो वर्ड हमारा वो क्या है निरादर। तो इसका अगर देखेंगे आप संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा निर प्लस आदर। तो निर प्लस आदर में दोस्तों देखेंगे अभी भी ये सही नहीं है, तो ये जो सही होगा ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा जो दोस्तों वो होगा क्या, वो हो जाएगा नी प्लस यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा नी प्लस आदर। इस तरह से जो बनेगा नियादर, यानी कि जो ये विसर्ग है ये जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो, ये जो विसर्ग है दोस्तों ये जो विसर्ग आपको दिख रहा है ये रै में परिवर्तित हो गया और ये रै जो हो गया विसर्ग में परिवर्तित हो गया। इसीलिए कहा गया है कि वर्ण विसर्ग में परिवर्तित हो या विसर्ग वर्ण में परिवर्तित हो तो क्या कहलाते हैं वो विसर्ग संधि ही होते हैं। और भी विसर्ग संधि को समझा जा सकता है दोस्तों, विसर्ग संधि को और भी समझा जा सकता है। विसर्ग संधि जो होते हैं उसमें जो मूर्धन्य श होता है वो भी विसर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं और मूर्धन्य स जो होते हैं वो भी परिवर्तित हो जाते हैं वर्ण यानी कि विसर्ग में, और विसर्ग यानी कि वर्ण में परिवर्तित होते हैं। तो ये दोस्तों विसर्ग संधि कहलाता है। दोस्तों विसर्ग संधि की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, इसमें जो वर्ड होंगे दोस्तों, इसमें जो वर्ड होंगे वो होंगे ये उड़ंतों वाला जो रै आप लोग कहते हैं ये भी क्या होता है विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। और इस तरह से जो जिसे हम लोग दंत स कहते हैं ये भी विसर्ग में परिवर्तित होता है, जिसे आधा स आप लोग कहते हैं, जिसे दंत स ये उड़ंत वाला रै होता है। इन्हें भी हम क्या कहेंगे दोस्तों, इन्हें भी हम विसर्ग के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अगर देखा जाए उड़ंत वाले रै का, जैसे हमने बताया निर्धन में हमने बता दिया है, तो वहाँ पे जो रै होता है विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। और हमने बताया आपको स जो वर्ड होता है जिसे निस्तेज अगर अब लिख दिया जाए दोस्तों, निस्तेज अगर लिखा जाए तो निस्तेज जो वर्ड है इसमें देखेंगे जो दंत स है आधा स आया हुआ है, ये जो आधा स होता है ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाए। इसे अगर देखा जाए दोस्तों संधि विच्छेद तो बनेगा दोस्तों नी प्लस तेज बनेगा दोस्तों, इस तरह से हो जाएगा निस्तेज हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो दंत स है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, इस विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। दंत स का विसर्ग में परिवर्तित, जो दंत स होता है इसका विसर्ग में परिवर्तित होता है और विसर्ग का दंत स्वर में परिवर्तित होगा, तो यही क्या कहलाएगा विसर्ग संधि कहलाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं विसर्ग संधि और भी उदाहरण आते हैं जो हम लोग जानते हैं। तालव्य श जो होता है, तालव्य श इसका भी विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। तालव्य श जो होता है इसका भी विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे अगर हम लोग वर्ड ले लें निश्चल वर्ड अगर ले लें दोस्तों, निश्चल ले लें, निश्चल वर्ड अगर ले लें दोस्तों, यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। निश्चल वर्ड ले लें अगर दोस्तों
तो निश्चल वर्ड जब लेंगे दोस्तों तो इसमें देखिए कौन सा से आएगा, ये आएगा से तालव्य से आएगा दोस्तों। निश्चल की बात कर रहे हैं हम लोग, निश्चल वर्ड की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सी संधि है तो देखेंगे। तो यहाँ पे जो स आया है दोस्तों वो क्या है, तालव्य स है, यानी कि तालु से बोला जाता है। अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो बनेगा दोस्तों, ये क्या बनेगा, ये बनेगा नी प्लस, और यहाँ पे दो विसर्ग हो जाएंगे, यहाँ विसर्ग हो जाएगा, और यहाँ जो ये स दिख रहा है आपको आधा, ये गायब हो जाता है, केवल आएगा छल, तो बनेगा निश्चल। ये जो तालव्य स है इस विसर्ग में परिवर्तित हो गया, और ये जो विसर्ग है इस तालव्य स में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से इनका जो संधि विच्छेद बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, नी प्लस चल बनेगा दोस्तों। निश्चल का अगर बात करें दोस्तों क्या बनेगा, नी प्लस चल बनेगा। उसी तरह से दोस्तों और भी वर्ड दे सकते हैं। अगर निश्चल की बात करें हम, निश्चल वर्ड लेने, अगर निश्चल वर्ड ले लिया जाए दोस्तों, निश्चल, तो इसमें भी देखिए तालव्य से अगर इसका करेंगे दोस्तों तो बनेगा क्या, नी प्लस, देखिए जो तालव्य से गायब हो जाएगा, केवल क्या बनेगा दोस्तों, छल बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा, निश्चल। ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि। इसको समझेंगे हम लोग, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। व्यंजन संधि दोस्तों ये क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड अपने वर्ग के तीसरे व पांचवें वर्ड में परिवर्तित हो जाता है शब्द का अर्थ बनाने के लिए, तो ये क्या कहलाता है, व्यंजन संधि होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड लिए गए हैं, वागीश, वार्डमैन, दिग्गज, दिग्दर्शन, ये जो वर्ड हैं दोस्तों सब व्यंजन संधि के हैं। जैसे हम समझ सकते हैं कि वागीश में अगर देखा जाए दोस्तों, वागीश जो वर्ड है, वागीश का अगर संधि विच्छेद करें दोस्तों तो क्या बनेगा, देख लीजिए। तो वागीश में आएगा दोस्तों वाग धन ईस होगा, वाग धन ईस होगा। अभी भी सही नहीं है दोस्तों, इसका जो सही बनेगा संधि विच्छेद दोस्तों वो हो जाएगा वाक हो जाएगा दोस्तों, वाक प्लस ईस होगा, वाक प्लस ईस। तो हमने ये बोला है कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड, आपको वो वर्ग पता होगा, वर्ग कै वर्ग होता है, छ वर्ग होता है दोस्तों, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, पै वर्ग होता है, इस तरह से वर्ग होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला मैंने मान लिया हम तो अगर देखते हैं दोस्तों, अगर कै वर्ग में अगर पहला वर्ड है देखते हैं तो कै है दोस्तों, पहला वर्ड कै, और इसका अंतिम वर्ड दोस्तों, इसका अंतिम और तीसरा वर्ड, इसका तीसरा वर्ड दोस्तों ग है, और अंतिम जो वर्ड है दोस्तों वो क्या है, अंगा है दोस्तों। तो प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे व पाँचवें दोस्तों, जैसे तीसरा हमारा ग हो जाएगा और पाँचवा क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा, में परिवर्तित हो जाता है शब्द का अर्थ बनाने के लिए। जैसे हमने बताया वागीश, तो वागीश में आया ग दोस्तों, ग क्या है, ये वर्ग का यानी कि कै वर्ग का तीसरा वर्ड है, कै ख ग तीसरा वर्ड है। अब ये शब्द का अर्थ बनाने के लिए अब इस ग के स्थान पे क्या आ जाएगा दोस्तों, कै, यानी कि पहले, ठीक है, पहला वर्ड आ जाता है। जैसे हमने बताया है कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड अपने वर्ग के तीसरे व पाँचवें वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे कै जो है पहला वर्ग है, अभी देखो कै जो होगा ग में परिवर्तित हो गया या ग कै में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से व्यंजन संधि बनेगा। दूसरा दोस्तों समझ सकते हैं, दूसरा जो होगा वो क्या है, वार्डमैन है। अगर इसका देखा जाए दोस्तों, वार्डमैन, इसका देखा जाए दोस्तों, वार्डमैन का अगर संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो बनेगा दोस्तों वार्ड प्लस मैं होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वार्ड प्लस मैं। तो ये दोस्तों अंगा है दोस्तों, यानी कि ये जो पंचम वर्ड है, कै वर्ग का पंचम वर्ड है। तो अगर इसको देखें परिवर्तित करेंगे दोस्तों तो बनेगा वाक प्लस मैं हो जाएगा दोस्तों, वाक प्लस मैं हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ये जो प्रत्येक वर्ड का पहला वर्ड कै है ये अपने अंत के पांचवें वर्ड में परिवर्तित हो गया या पांचवा वर्ड पहले वर्ड में परिवर्तित हो गया। तो
जब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड अपने वर्ग के ही, दूसरे वर्ग के नहीं। जब क वर्ग का है तो क वर्ग के ही या तो तीसरे में परिवर्तित होगा या तो पाँचवें में, किसी 6 वर्ग में जाके नहीं जाएगा ये। तो यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड अपने वर्ग के तीसरे व पाँचवें वर्ड में परिवर्तित हो जाता है शब्द का अर्थ बनाने के लिए। अगर और शब्द देख लिया जाए दोस्तों, जैसे दिया हुआ है दिग्गज, तो दिग्गज में देखा जाए दोस्तों तो यहाँ से अगर संधिविच्छेद करेंगे तो बनेगा दोस्तों दिग प्लस गज, दिग प्लस गज है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ग वर्ड है ये अब अपने पहले वर्ड में परिवर्तित होगा। तो कै ख ग यानी क्या वर्ग का है दोस्तों, तो ये जो बनेगा ये हो जाएगा दिक प्लस गज होगा दोस्तों। दिक प्लस गज बराबर क्या होता है दोस्तों, दिग्गज होगा। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे सही होगा ये। ठीक है, एग्जाम में ऐसे दिए रहेंगे तो इसको टिक मत मारिएगा, यहाँ पे ये वाला सही होता है, दिक प्लस गज होता है। उसी तरह से दोस्तों और यहाँ पे देखते हैं दिया हुआ है दिग्दर्शन। दिग्दर्शन को समझ लेते हैं। तो ये दिग्दर्शन क्या है इसको समझते हैं। दिग्दर्शन, तो इसका अगर संधिविच्छेद दोस्तों किया जाए तो बनेगा क्या, दिग प्लस दर्शन। दोस्तों यहाँ पे आधा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो ये गए यानी कि कै वर्ग का तीसरा वर्ड है। अब ये अपने अर्थ बनाने के लिए यहाँ पे जो इसका सही होगा दोस्तों वो बनेगा दिक प्लस दर्शन हो जाएगा दोस्तों, दिक प्लस दर्शन। दोस्तों यहाँ समझ सकते हैं तो कि जो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर शब्द का अर्थ बनाने के लिए तीसरे में परिवर्तित गै में परिवर्तित होगा, या प्रत्येक वर्ड का तीसरा अक्षर पहले वर्ड में परिवर्तित हो जाता है और अपने ही वर्ग का रहता है, किसी दूसरे वर्ग में नहीं जाता है दोस्तों। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे हम। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ढेर सारे वीडियो आप लोग के लिए बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।